जी, आप सबों को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक अपना पिछला किया था, जिसमें हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फ्रॉम बुक्स क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू विद सी ए संदीप शर्मा। हम और इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम दोनों ने मिल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बुक्स क्लोजिंग के से रिलेटेड जिन चीज़ों का ध्यान ज़्यादातर रखना चाहिए, उस पे हमने चर्चा की थी। और मैं सी ए संदीप जी से पूछना चाहूँगा कि संदीप जी, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे 1000 से ज़्यादा व्यूज हो गए हैं। कैसा आपका आपको कैसा फीडबैक मिला है? आम, अ, आप सभी को नमस्कार। थैंक यू आशीष भाई। और जो फीडबैक रियली अप्रिशिएबल है, एंड सभी देखने वाले को, सुनने वाले को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइडिया ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं, ऐसी डिस्कशन करें जो आपके बेनिफिशियल के लिए हो, और ये कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग भी होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऑल क्रेडिट गोज टू आशीष भाई, सारा इकोनॉमी मैनेज करने के लिए, है ना। दोनों जी लोगों का आशीष जी। साथ। जी, दोनों का ही साथ है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज का डिस्कशन पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि जो मेजर था वो तो प्रॉफिट लॉस में कवर हो गया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। आप किस किन 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 चीज़ों की को ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड को अगर लेते हैं, तो लाइबिलिटीज साइड में अ, एक जो सबसे पहला आपको ये देखना है कि जो सबसे पहला पार्ट होता है आपका कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला चीज़ कैपिटल का पार्ट है। तो आपको इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपने अपने सैलरी वगैरह के अलावा क्या एक्स्ट्रा कुछ विथड्रॉइंग्स वगैरह किया है, और उसको, अगर वो आपका जस्टिफाइड ड्राइंग्स है तब तो ठीक है, अदरवाइज 31 मार्च से पहले क्या कुछ रिवर्सल एंट्री की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं हो कि कुछ कुछ केसों में मैंने देखा है जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स होती हैं, वो लोग कभी कभी कुछ कुछ सालों में इतना ज़्यादा विड्रॉ कर लेती हैं कि उनका कैपिटल नेगेटिव हो जाता है 31 मार्च को। ठीक है, तो इन चीज़ों पे अगर आप 31 मार्च से पहले ध्यान दे देंगे कि अगर किसी कारणवश आपने कुछ अमाउंट अपना विड्रॉ भी किया है, बट आपको अपना कैपिटल इंटैक्ट पिछले वर्ष की तरीके से अच्छे प्रॉपर रखना है, तो आपको उससे रिलेटेड अगर रिवर्सल एंट्री वगैरह लेनी है, आपको अगर जो अगर आपने कुछ एक्सेस विड्रॉल किया था उसको अगर रिवर्स करना है, तो उन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपका कैपिटल निगेटिव ना हो। क्योंकि अगर आपने कोई लिमिट एंजॉय किया हुआ है, आपने कोई लोन दिया हुआ है, तो वहाँ आपका हर साल आपका बैलेंस शीट आपका वहाँ डिपॉजिट होता है बैंक्स में और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो अगर आपका वहाँ पे आपके कैपिटल में रिडक्शन होगा, तो वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संदीप जी, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइबिलिटी साइड में, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों पे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस पे आप एक बार अपना कुछ व्यूज दीजिए, फिर मैं ऐड ऑन करूँगा। जी आशीष भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया कैपिटल का, है ना। बस थोड़ा सा कैपिटल में भी मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले ये क्लियर होना है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका लीगल फॉर्म क्या है। आपका लीगल फॉर्म क्या प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या लिमिटेड है। कैपिटल का सीधा रिश्ता उनके लीगल फॉर्म से है। आपको दूसरी चीज इंश्योर करनी है कि कुछ चीजें कहीं पे मेंशन होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसकी शेयर कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। जो उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया होगा
अगर शेयर में सेल परचेज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है तो अलग बात है, कुछ चीज़ें हो रही है तो अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। आशीष भाई ने बिल्कुल ठीक बताया कि हम कई बार कई चीज़ें ऐसी करते हैं कि जो कि पिक्चर बहुत ही डिफरेंट नज़र आने लगती है। कई बार अकाउंटेंट भी आपका जो होता है एंट्री करते करते कि भाई पार्टनर कौन है हमें क्लियर नहीं है, तो की जगह 3 पार्टनर हो जाते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि आप अगर वो क्लैरिटी नहीं रखते हैं कम्युनिकेशन कि आपने जो पैसा लगाया बिजनेस में, जैसे लोन लगाया, एज एक्सपेंस लगाया, या आप जो विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज फॉर द बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस, तो उससे भी बहुत अफेक्ट होता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। खासकर आप उस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके यहाँ जो भी अकाउंटिंग कर रहा है या जो भी कंसर्न बंदा है उसको ये कम्युनिकेशन जरूर करें कि अगर आप पर्सनली कुछ डील कर रहे हैं तो क्या है, उसका नेचर क्या है, आप क्या रखना चाहते हैं। रही बात सन्ड्री क्रेडिटर्स की, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो आज के टाइम में आपको इम्पोर्टेंट देखना, सबसे पहला चीज़ देखना है कि 180 दिन से ज़्यादा का पेमेंट ड्यू है क्या किसी का क्रेडिटर। आप उस चीज़ को लिस्ट जरूर मंगा के देखें। लिस्ट में देखना है कि भाई क्या वो क्रेडिटर है कैसे, क्या हमने क्या इनपुट ले रखा था क्या। अगर हमने इनपुट ले रखा था 180 दिन से ज़्यादा हो गया तो आपको इनपुट टैक्स आईटी से रिवर्स करनी है बुक्स में, तो आप उसको जरूर ख्याल रखें। कुछ ऐसी पार्टियां रह गई क्या आपकी, दूसरा जहाँ पे आपकी लायबिलिटी आरसीएम में थी और आपने जमा नहीं कराया, आप उसका भी जरूर ख्याल रखें, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको डायरेक्ट हिट करती है। आरसीएम में बिल्कुल कैश में जमा कराना पड़ेगा तभी आप आईटीसी ले सकते हैं, और अगर आपने 180 दिन से ज़्यादा के जो क्रेडिटर्स हैं अगर आपने उसको रिवर्स नहीं किया, इसका मतलब आपने ज़्यादा क्रेडिटर ले लिया। तो आप आने वाले टाइम में मान के चलो कि जब भी आपकी केस खुलेगी या जब भी नोटिस आएगी तो आपको केवल रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है। तीसरी, कुछ क्रेडिटर्स का अगर बहुत बार अगर आपने अपने देखा होगा एक्सपीरियंस से, तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम आता है, मोरलेस कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ड्यू टू बहुत सारी, कई बार क्या होता है छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, कुछ वैसी अकाउंटिंग एरर है खासकर, तो उसके चक्कर में बैलेंसेस होते हैं। कई बार क्या होता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होती है बट हम उसको करते नहीं हैं। तो मेरी आपको एडवाइस हो कि जो भी ओनर हैं जो बिजनेस मैनेज करते हैं या इवन जो कंसर्न पर्सन है उसको अपने जो भी टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ वो लिस्ट जरूर शेयर करनी चाहिए। एंड अगर उनको क्लियरिटी नहीं है तो उनसे पूछना चाहिए क्लियर कट कि बॉस ये क्रिएटर है आज के डेट में या नहीं है, अगर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, आपको दोनों चीज़ें करनी है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप क्रिएटर बुक्स में रखते हैं तो अपने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करके रखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो अगर आप बैंक की सीसी ओडी लिमिट या कुछ और चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो क्रिएटर का अमाउंट सारा का सारा लेस होता है, उसमें से माइनस होता है, तब आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन होती है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं बैंक की एलिजिबिलिटी भी इफेक्ट करता है। तो बस ये 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि उनको देखनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा संदीप भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए सिंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसमें 2-3 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हमने एक लिमिट की बात की जीएसटी पर्सपेक्टिव से 180 डेज, बट अब इनकम टैक्स का भी पर्सपेक्टिव आ गया है। तो इनकम टैक्स के भी पर्सपेक्टिव से जो 45 डेज के अंदर आपको एमएसएमई वाले जो भी वेंडर्स हैं उनका 45 डेज से ज़्यादा ड्यू नहीं रह सकता, तो उनका पेमेंट हुआ है या नहीं उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ऐसे वेंडर्स का पेमेंट नहीं हुआ है तो उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया जाएगा प्रॉफिट में। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, इस पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर उनका बिल ड्यू है, एमएसएमई वेंडर्स हैं, तो 45 डेज से ज़्यादा नहीं होने देना है, उसको जल्द से जल्द आप क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपको 2 चीज़ सिंडिकेटर से रिलेटेड ज़रूर आपके पास होना चाहिए। पहला, कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक सिंडिकेटर्स का बैलेंस कंफर्मेशन आपके पास हो रेडी अवेलेबल। आज हम 31 मार्च में बैठे हैं, अगर सपोज हम लोगों ने मान लीजिए अप्रैल फर्स्ट वीक में 2 वीक में अभी अगले कुछ टाइम में अगर हमने बैलेंस कंफर्मेशन मंगवा लिया या 31 मार्च से मैं पहले ही अगर मान लीजिए हमने 15 मार्च तक का मंगवा लिया, तो हमारे पास ये रहेगा कि हम अब तक
अगर कुछ उनके अकाउंट्स में और हमारे अकाउंट्स में कभी-कभी क्या होता है, कभी डिस्काउंट का डिफरेंस आ गया, कभी किसी चीज़ का डिफरेंस आ गया, कभी क्रेडिट नोट का डिफरेंस आ गया, या कोई पेमेंट उन्होंने चढ़ाया, हमने नहीं चढ़ाया, या कोई बिल हमसे छूटा, उनसे छूटा, तो जब बैलेंस कंफर्मेशन आ जाता है तो वो क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। तो ये और ये अगर सपोज आज से 2 साल बाद, 3 साल के बाद आपकी स्क्रूटनी होती है किसी भी एक्ट में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, तो तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो कभी-कभी बैलेंस कंफर्मेशन मांग देते हैं, या तो फिर अगर आपने उस समय में नहीं लिया है और मान लीजिए उस 3 साल के बाद हो सकता है कि उस वेंडर से आपका कोई काम नहीं चल रहा हो पिछले 2 साल से, तो जिनसे रेगुलर काम चल रहा है उनसे तो आप मँगवा पाएँगे, बट जिनसे काम नहीं चल रहा है, उनसे फिर मँगवाना पुराना रिकॉर्ड बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंस कंफर्मेशन का ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये है कि काफ़ी जगह वेंडर्स एग्रीमेंट्स भी माँग दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द असेसमेंट। एंड जीएसटी ऑल्सो मैंने देखा है, इनकम टैक्स में भी कितनी बार वो वेंडर्स का एग्रीमेंट वो कहते हैं कि आप लाइए जिनसे आपका सप्लाई होगा, उनके क्या टर्म्स कंडीशंस थे ये। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी आपके मेजर वेंडर्स हैं, अगर सबका हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो एबीसी एनालिसिस करके जो 80% 90% वॉल्यूम वाले जो वेंडर्स हैं उनका तो आपके पास एटलीस्ट एग्रीमेंट एंड ये बैलेंस कंफर्मेशन होना ही चाहिए। और क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं वहाँ टीसीएस वगैरह के प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो जो परचेज में भी टीसीएस वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो या फिर 50 लाख वाला जो एक केस है वहाँ टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए कि जो आपके टीडीएस और टीसीएस के परचेज में, एक्सपेंस में तो लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं, बट परचेज वाले में कितनी जगह मिस हो रहा है, तो उन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कंप्लायंसेज जो हैं टीसीएस टीडीएस प्रोविजंस के विद रिगार्ड टू वेंडर्स और एक्सपेंसेस वो प्रॉपरली किए गए हैं या नहीं। एक चीज़ और टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने, आपके जो सैलरी क्रेडिटर्स हैं उन्हें उनका आपने अगर वो सर्विस वाले हैं तो हो सकता है आपका टीडीएस काटा होगा। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपको वो जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी बाय लॉ आपको वो सर्टिफिकेट उनको डाउनलोड करके देनी है, ये आपकी लायबिलिटी है। तो और अगर एक डेफिनेट पीरियड तक आपने उसको नहीं किया है तो डिपार्टमेंट आपको लायबल बना सकता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने सिर्फ टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया तो मेरा काम हो गया। नहीं, उसको फाइल करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जो आपके वेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको भी देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक अच्छे प्रैक्टिस के रूप में आपको फॉलो करना चाहिए कि आप हर एक रेगुलर इंटरवल पे वो आप उन्हें दे दिया करें। दूसरा ऐसे एग्रीमेंट विद वेंडर्स का तो हमने डिस्कशन कर लिया। तो संदीप भाई, सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड या लायबिलिटी साइड में आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स में एक इम्पॉर्टेंट बात ख्याल रखनी है, जो कि हमने अपने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि अंडर इनकम टैक्स इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग में लेते हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जो भी सप्लायर है आप उसकी केवाईसी जरूर मेंटेन करें। तो आप केवाईसी 100% का अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर भी कुछ ऐसे सप्लायर्स, ऐसे के पार्टियां जैसे आपकी डीलिंग है, तो आप, मेरी सलाह है कि आप उसकी केवाईसी जरूर मेंटेन करें और आपको कभी भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और आई थिंक आशीष भाई काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमने, है ना, तो हम इस पे फिर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल। अब हम लोग एसेट्स की तरफ चलते हैं। जी, एसेट्स के हेड में सबसे पहला जो चीज़ है वो है फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में हम देखें तो सबसे ऊपर फिक्स्ड एसेट्स रहता है। फिक्स्ड एसेट्स में आपको क्या ध्यान रखना है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स को जब आपने परचेज किया तो वो आपने विथ जीएसटी परचेज किया। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर उस फिक्स्ड एसेट्स पे जीएसटी कंपोनेंट का आपने इनपुट लिया है तो फिर उस जो इनपुट पार्ट है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आप डिप्रिसिएशन सिर्फ नेट जो आपका फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल वैल्यू था उसी पे
कैलकुलेट करेंगे। बट अगर किसी रीजन से आप उसके इनपुट को नहीं ले रहे हैं, उस केस में आप उसके के बैलेंस, उस फिक्स्ड एसेट्स के कॉस्ट प्लस जीएसटी, इन दोनों को मिला के कैपिटलाइज कर सकते हैं और उस पर डिप्रिसिएशन आप निकाल सकते हैं। तो ये भूल कभी मत कीजिएगा कि अगर आपने इनपुट लिया है तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री अगर प्रॉपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन हाँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर में कहीं कुछ इशू ना हो, इसी के लिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनपुट पार्ट पे आपको डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना। जब फिक्स्ड एसेट्स की ही बात हो रही है संदीप भाई, तो जैसे हमने एक डिस्कशन किया कि इनपुट यानी उसको खरीदते समय जब फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जा रहा है तो क्या ध्यान में रखना है उस पर? मैं थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ फिक्स एसेट्स में। जनरली जो हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करना है, या इवन रिक्वायरमेंट नहीं भी है और आपने फिक्स एसेट रजिस्टर अपना मेंटेन कर रखा है, तो यूजुअली क्या होता है कि जो आपकी बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग, और उसमें डिफरेंस होता है। आपको कोशिश करना है कि वो डिफरेंस ना रहे। अगर डिफरेंस है तो आपको उसका एग्जैक्ट रीज़न पता है और आपने उसको रेमेडी कर रखा है। मैं नॉर्मल कई चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे आशीष भाई ने बिल्कुल ठीक बोला कि आपने इनपुट ले लिया है, तो आपने जब इनपुट लिया है तो आपको उसको कैपिटलाइज नहीं करना है। बट क्या होता है, ड्यू टू इग्नोरेंस बोलिए, लैक ऑफ अपडेशन बोलिए, कई बार क्या होता है कि लेट सपोज आपने गाड़ी खरीदा, गाड़ी में 10 लाख की गाड़ी थी, जीएसटी लग के आया 28% का, तो आपके अकाउंटेंट ने गाड़ी भी लिया, जीएसटी को इनपुट में खड़ा कर दिया उसने। उसकी तो इनपुट मिलनी नहीं है गाड़ी की आपको, अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शन है वहीं पे मिलनी है आपको। लेकिन क्या हुआ कि आपके बुक्स में तो इनपुट में भी खड़ी है, बाकी चीज़ भी है, इवन आपके जो जीएसटी फाइल कर रहे हैं उन्होंने लिया भी नहीं होगा। लेकिन क्या हो गई कि आपकी बुकिंग सारी की सारी गलत हो गई, चीज़ें हो गई। पहली चीज़ आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है, जीएसटी का कहाँ पे मिलना है कहाँ पे नहीं मिलना है। आप जब भी कैपिटलाइज करें ठीक से करें। दूसरी जो कैपिटलाइजेशन में हमेशा दिक्कत होती है, देखिए जो कैपिटलाइजेशन जो होती है फिक्स एसेट्स की, आपको कई बार सेट लेट सपोज गाड़ी की एग्जांपल भी अगर मैं लेके चलूँ, तो कई चीज़ें छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं जो वन टाइम होते हैं या फर्स्ट ईयर में आप देते हैं, तो एवरीथिंग शुड बी कैपिटलाइज एट दैट टाइम। वो सारी की सारी कैपिटलाइज होती है। क्या होता है कि अब कई बार कई चीज़ें कुछ इधर हो जाती है, कुछ दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम में ले आते हैं, कोई कहीं ले आते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है जी मेरी गाड़ी की वैल्यू ही मैच नहीं कर रही है। आपके पास बिल 5 लाख का होगा, हाँ जी मेरी 5 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, आपने जो कैपिटलाइज किया बुक्स में तो अलग फिगर आ रही है जी, फिक्स एसेट रजिस्टर में अलग फिगर आ रही है। तो आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है। दूसरी, जो आप जब भी सेल करते हैं, जो आशीष भाई ने बोला, सेल करते समय आपको ध्यान देना है कि भाई वो क्या रहा, आपने जो इनपुट लिया था, क्या इनपुट जो लिया था उसको रिवर्सल की रिक्वायरमेंट है क्या जीएसटी लॉ में? अगर है तो आपको रिवर्स करनी है। आप चाहें तो अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे जरूर बात कीजिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो, लेकिन समझिए जरूर कि करना क्या है उसमें। तीसरी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रही है उसमें, उसकी कंपटीशन कीजिए। देखिए अकाउंटिंग जो होगी, सेल दोनों टाइप से होती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको जो सेल में एंट्रियां जो मेंटेन करनी पड़ेगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट करनी पड़ेगी, कंपनी हो तो एज पर कंपनी एक्ट वाली जो एप्लीकेबिलिटी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इसकी चीज़ें मेंटेन करनी है। सेल करते समय आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको उसका सेल बिल भी बनाना है। सेल बिल आपको काटना ही काटना है, चाहे आप छोटे टर्नओवर है, बड़ी टर्नओवर है, इन्वेस्टिंग करें, आपको दोनों में काटना है। आपको जब सेल बिल काटेंगे तो एक बड़ी, खासकर जो हमारा मेट्रो सिटी है दिल्ली एनसीआर, बड़ी सरप्राइज सी चीज़ है, खासकर प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। बहुत बार क्या होता है कि आपने गाड़ी तो जी अपने पर्सनल नाम पे ली हुई है,
आपकी फर्म चल रही है, पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो आप आपने सेल बिल आपने क्या किया कि डिप्रिसिएशन क्लेम, फ्यूल चार्जेस क्लेम करने के चक्कर में आपने उसको एज ए फिक्स एसेट्स वहाँ दिखा दिया, कैपिटलाइज कर दिया, आपने लिए जा रहे हो क्लेम। फिर आप फंस जाते हो कि भैया मैं सेल करूं कैसे, फर्म से यहाँ से हटाना है तो मैं सेल कैसे करूँ, सेल बिल कैसे काटूं। तो आपको बड़ा ख्याल रखना है। मेरी फिर से आपको सलाह है, ये छोटी छोटी इश्यूज नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि करना कैसे। प्रॉपर एक कंप्यूटेशन होनी चाहिए आपके पास। कंप्यूटेशन अगर आप कैपेबल हो तो आप जरूर बनाएं, देखें, सेपरेट पेज नोटिंग करके रखें, डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। आपको थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन है तो अपने जो भी कंसल्टेंट हैं, सीनियर हैं, उनसे ज़रूर बात करें, उनको रिकॉर्ड करके रखें। इसके बाद जो चीज़ें होती हैं, जब सेल भी कर लिया आपने, तो बहुत बार चीज़ें होती है कि अगर मान लीजिए एक कंपनी है आपकी, या आप अपना काम कर रहे हो और आपकी 4 डिफरेंट लोकेशन है या 2 मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, आपकी मल्टीपल लोकेशन पे रजिस्टर्ड है जीएसटी नंबर। आप मान लीजिए गुजरात में, दिल्ली की कंपनी है आपकी, या दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली में तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपका काम गुजरात में भी चल रहा, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यूपी में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपने अहमदाबाद में भी करा रखा है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने एसेट जो खरीदा था किस जगह पे खरीदा था, सेल आउट आप कहाँ से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अहमदाबाद में आपने खरीदा था, अहमदाबाद में इनपुट ले लिया, आप सेल दिल्ली से बिल फाड़ दे रहे हो। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, जनरली हो जाती है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ जब सेल करते हैं आप, तो आपके जो फिक्स एसेट्स रजिस्टर है, तो आप फिक्स एसेट रजिस्टर से भी उसको आप प्रॉपर आउट करें, वो चीज़ वहाँ से आउट होनी चाहिए और आइडेंटिफाइड भी होनी चाहिए। तो और जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि जीएसटी की इनवॉइस बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका एचएसएन कोड बड़े ध्यान से देखें, और उसका एचएसएन कोड के बाद एचएसएन रेट क्या लगता है वो भी बड़े ध्यान से रखें, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसपे आप रेगुलर डील कर रहे हो, ये वंस इन अ वाइल ट्रांजेक्शन होगी, बट यस आपको उसकी जीएसटी में इनवॉइस काटनी होगी, दैट इज मैंडेटरी। तो आईसीएस भाई, मुझे लगता है बस इतनी छोटी थोड़ी सी बातें ख्याल जरूर रखना चाहिए इनको। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया संदीप भाई। वही जैसा कि संदीप भाई ने बताया कि फिक्स्ड एसेट को सेल करते समय में आपको अपने कंसल्टेंट से ज़रूर बात करनी चाहिए। रीजन, फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप की होती हैं। एक, ऑन दोज फिक्स्ड एसेट ऑन विच जीएसटी इनपुट हैज़ बीन टेकन, अदर फिक्स्ड एसेट ऑन विच जीएसटी इनपुट हैज़ नॉट बीन टेकन। तो करेक्ट। इन दोनों को ही सेल करते समय में ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसमें जो जिस पे आपने जीएसटी इनपुट लिया है वहाँ पे कुछ रूल्स हैं, व्हीकल्स के लिए कुछ अलग रूल है, अदर एसेट्स के लिए कुछ अलग रूल है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है सेल करते समय में। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब हम लोगों ने जैसे संदीप जी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में डिस्कशन किया, तो अब हम लोग अगर आते हैं कि जो आपको सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले हमने डिस्कस किया था लायबिलिटी साइड में। अगर एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स की बात करूँ, तो सन्ड्री डेटर्स में भी मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है। कि पहला चीज़ कि एक तो आप कोशिश करें कि डेटर्स का भी कंफर्मेशन आपके पास हो। जैसे क्रेडिटर का कंफर्मेशन हो, वैसे ही डेटर्स का भी कंफर्मेशन हो। आपके पास डेटर्स के साथ एग्रीमेंट्स हों, क्योंकि एक तरीके से आपके जो डेटर हैं, तो उन डेटर्स के लिए आप क्रेडिटर हैं। तो जब हम लोग क्रेडिटर में एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो वो फ्यूचर के लिए अच्छी रहती है। दूसरा, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका कोई एक्सपोर्ट डेटर खड़ा है, तो एक्सपोर्ट डेटर खड़ा है तो वो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम से वो खड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि जीएसटी में अगर आपने एक्सपोर्ट का बेनिफिट उठाया है, एलयूटी या पेमेंट ऑफ ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इन सब में, तो इन सब में एक कंडीशन होता है एक्सपोर्ट का कि द फॉरेन करेंसी शुड हैव बीन रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्सपोर्ट डेटर है तो उसका बैलेंस कितने टाइम से ड्यू है और उसको आपको क्लोज करना है। अगर मान लीजिए कोई आपने
एक्सपोर्ट जीएसटी का एक्सपोर्ट इनवॉइस रेज किया और उसका अगर आपको आपने उस पर तो जीएसटी विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपने जीएसटी लगा के आपने वो एक्सपोर्ट दिखा दिया, बट अगर 1 साल के अंदर में वो पैसा आपके पास इंडिया में फॉरेन करेंसी में नहीं आता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे उस पर पूरा 18% जीएसटी चार्ज कर सकता है और वो भी प्लस इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो आपको दोनों लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जब जब वो आपको 18% करेगा तो चूंकि आपने इनवॉइस में जीएसटी नहीं लगाया था तो पार्टी तो आपको दे नहीं रही है। तो जब जब पार्टी आपको दे नहीं रही है तो ऑब्वियसली आपको ये 18% खुद बियर करना होगा। और सेकंड, अगर ये 8 महीना 9 महीना या साल भर बीत चुका है तो आपको उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसीलिए एक्सपोर्ट डेटर का जो कब से वो डेटर आउटस्टैंडिंग है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। और जैसे कि डेटर्स, मेरे ख्याल से संदीप जी डेटर्स में आपका कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस इसमें थोड़ी सी ऐड करने की है आशीष भाई, कि जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्ट डेटर्स जो हैं, एक्सपोर्ट डेटर में अगर आपकी पेमेंट विद इन टाइम लिमिट नहीं आती है तो मेक श्योर कि आपने आरबीआई में अप्लाई कर रखा है अप्रूवल के लिए। ये बहुत ही मैंडेटरी है, वन शुड अप्लाई फॉर आरबीआई फॉर अप्रूवल। आपको एक फॉर्म भरना होता है, वो आपको काम जरूर करना है, आप उसके बगैर ना रहें। दूसरी, आपकी जो डेटर्स है इन जनरल, मैं आपको नॉर्मली जो मैंने फील किया है, ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि डेटर्स आपकी है कैसी, आप पहले इसको जरूर समझिए। मान लीजिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि एक सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट एज ए रिटेनरशिप रख लेते हैं वो लोग। 2 to 5% चलता है रेशियो, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कौन क्या करता है वो रखते हैं। उसको काटने के बाद फिर टीडीएस काटते हैं, देन पेमेंट करते हैं आपकी। तो मेक श्योर कि आपकी जो बुकिंग है डेटर की बुकिंग करेक्ट है। रिटेंशन वाली अमाउंट अलग बुकिंग है, डेटर वाली अमाउंट अलग बुकिंग है, अदरवाइज आपकी पेमेंट कभी भी रिकॉन्साइल नहीं होगी उससे। तो आपको ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप डेटर का आपने जो मांगा आपने कर दिया। बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, बहुत लोग करते भी हैं। कई बार क्या करते हैं कि मनी क्रंच होता है, पैसे की क्रंच है, तो कई बार बिल डिस्काउंटिंग भी करवाते हैं आप। कई बार क्या करते हैं कि आप जिस पार्टी से डील करते हैं उसी पार्टी से कोई पेमेंट टर्म और है, बट आप विद इन एक शॉर्ट पीरियड में पैसा लेने चाहते हैं तो वही आपको डिस्काउंट कर देता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपकी जो बुक एंट्री हो रखी है, जो अकाउंटिंग आपकी मेंटेन कर रखी है, बहुत अच्छे से मेंटेन हो रखी है और उस चीज़ों को हमने प्रोविजनिंग कर रखी है। इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट है, जो आशीष भाई ने बताया एक्सपोर्ट डेटर का, मैं एक्सपोर्ट डेटर पे ही बता रहा हूँ आपको कि एक्सपोर्ट डेटर में जब भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या डेटर बुक कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एंट्री करनी होती है बुक्स में। आपको ये भी जरूर देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एंट्री प्रॉपर हो रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट डेटर में जब भी पैसे आती है, रियलाइज होता है आपको, या तो आपके पास FIRC आएगा या BRC की कॉपी आएगी, बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट या फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। बैंक टू बैंक डिफर करता है टर्मिनोलॉजी, बट आपके पास हर डेटर की हर इनवॉइस के साथ वो कॉपी होनी चाहिए कि बॉस ये आई तो ये पैसे कब आए, आपकी रियलाइज क्या हुई। क्योंकि चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, आपको अगर मान लीजिए GST में भी हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो आपको रिफंड भी लेना पड़ता है। रिफंड लेने के टाइम में जो FIRC और BRC की कॉपी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कई जगह पे प्ले करती है। तो आपको उस बात का बहुत ख्याल रखना है। आप डोमेस्टिक डेटर्स हैं, डोमेस्टिक डेटर में भी देखिएगा, या कभी लार्ज डेटर ऐसे होते हैं, इंडस्ट्री में एक प्ले चलता है, जैसे इट्स अ बिजनेस रिक्वायरमेंट कि मान लीजिए आप सैमसंग के डीलर हैं, आपने सैमसंग को माल खरीद रहे हैं, सैमसंग का माल आप बेच रहे हैं, आप सैमसंग की कंपनी है, पार्टियों को बेच रहे हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि बॉस सैमसंग वाले ने क्या किया, सैमसंग से माल लेके आप पार्टियों को बेच रहे हैं, आपकी डीलरशिप है उसकी बड़ी,
तो सैमसंग वाले ने बोला कि ठीक है जी, आप एक सर्टन लिमिट टर्नओवर क्रॉस करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, चीज़ें करूंगा। फिर क्या होता है, कई बार आपकी सेल्स स्कीम ऐसी होती है कि जो कि आपको केवल लेना नहीं होता, आपको आगे पास ऑन भी करना पड़ता है। आप उसको क्रेडिट नोट के थ्रू करते हैं मैनेज। जो कमर्शियल क्रेडिट नोट होती है उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होती है, ना के बराबर होती है। तो आप उस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें कि वो जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी आपने किया है, उस चीज़ को आपने ठीक से इनकॉर्पोरेट कर रखा है, आपकी अकाउंटिंग ठीक हो रखी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आई थिंक आशीष भाई ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको डेटर में भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो एसेट साइड में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस थी, उन चीज़ों पे हमने एक ध्यान दे दिया है। तो इस तरीके से संदीप भाई, मेरे ख्याल से आज हम लोग बैलेंस शीट का भी हमारा जो ओवरव्यू था फ्रॉम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो पूरा हो रहा है। फिर हम लोग बहुत जल्दी ही किसी और अच्छे न्यू टॉपिक के साथ, जिससे कि आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सके, आपके बिजनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और एक नया टॉपिक लेके हम लोग जल्दी आएंगे। संदीप जी, मेरी बस एक सजेशन थी आप सभी को। सिंस टाइम कंस्टेंट है तो हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए आपसे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे लाइबिलिटी साइड में लोन्स का हो गया, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन का हो गया, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट का हो गया, करंट एसेट्स एंड एडवांसेस का हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस जो एसेट साइड में आती है। तो आपको कभी भी लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे भी चाहें कंसल्ट करना कभी भी, तो आप प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नाउ एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, नाउ द टाइम एंड सिचुएशन इज दैट कि पहले क्या होता था कि अच्छा आपने कुछ नहीं करना, अच्छा आपसे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, चलो अकाउंटिंग कर लो, टैली सीख लिया जी, आप अकाउंटेंट बन जाओ। नहीं, गॉन आर द डेज, ट्रस्ट मी, वो दिन चला गया कि भैया आपने कुछ नहीं है तो आप अकाउंटेंट बन जाओ, कर लो। आज के डेट में एक अकाउंटेंट को फुल्ली अपडेट होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, और साथ ही साथ जो ओनर है, जो मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल वो अपडेट ना हो, आप भी उसको टाइमली और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास करें। अगर आप उसको इक्विप नहीं करेंगे, टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, उसके साथ थोड़ा टाइम नहीं लगाएंगे, तो वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाएगा। आप जितना इस सिस्टम को ठीक रखेंगे, ट्रस्ट मी, आप 2 लाख रुपया अच्छे अकाउंटेंट को साल में देंगे, 3 लाख रुपया अच्छे अकाउंटेंट को देंगे, तो आपका 3 करोड़ रुपया बचा के जाएगा। और आप अगर महीने में 2 दिन नहीं बैठेंगे तो आप अपना 3 करोड़ बचाने में आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जी आशीष भाई, बाकी डिस्कशन बड़ी अच्छी रही आज की, एंड आई होप कि जैसे पहली वीडियो हमारी थी तो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आशीष भाई ने जैसा बोला कि यस, हम जो बिजनेस की जो मेजरली जो इश्यूज हैं इन कॉमन है, बट काफ़ी जनरल इश्यूज हैं, तो हम उस पर भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे, और कुछ न्यू अपडेट आते हैं इन जनरल जो सबके लिए बेनिफिशियल है, हम उस पर भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, थैंक यू सो मच आशीष भाई, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, एंड आई होप, मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत चलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू आशीष।